Hello everyone, how are you all? And welcome to all of you on our YouTube channel सूर्या एक्सपर्ट। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी जो कि अपनी HSSC मेंस एग्ज़ाम के लिए मैकेनिकल जेई के लिए है ये स्पेशल क्लासेस। और आज है अपना लेक्चर नंबर सेकंड, ठीक है। और हमने सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया था? हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था अपना थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं वो अपनी पहली क्लास देखें सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि आज है हमारा पार्ट नंबर सेकंड। तो कल हमने बात की थी कि थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसके कंटेंट को हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट के अर्थ के बारे में जाना था। उसके बाद में सिस्टम, सराउंडिंग, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस लाइक आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इस तरह की प्रोसेसेस को हमने पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उनमें से अगली प्रोसेस जिसका नाम है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस और दूसरी है नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। क्वेसी का अर्थ क्या होता है? ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का क्या अर्थ होता है? रेस्ट। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइए, ठीक है। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, इसके नीचे क्या लिखा है? क्वेसी का अर्थ होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। आपको पता है स्टैटिक रेस्ट और डायनेमिक होता है मोशन वाला। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? जो कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब कांस्टेंट ही। मतलब इसको हम कैसे समझेंगे? ये अपना एक डायग्राम है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। गैस रखी हुई है, गैस का प्रेशर है पीजी, और ऊपर इसके ऊपर वेट रखे हुए हैं, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा है किससे? इन वेट से। तो अगर हम ये 1 ग्राम का वेट हमने उठाया, मतलब रिमूव कर दिया जैसे, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, फिर 2 ग्राम का मूव करेगा, बिल्कुल माइन्यूट सा ऊपर मूव करेगा ना पिस्टन। तो पिस्टन की मोशन कैसे होगी? ऊपर की तरफ होगी, जैसे जैसे हम वेट हटाएंगे पिस्टन से, जो कि वेरी वेरी स्लो होगी। तो इस कारण पीवी डायग्राम अपना कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। देखिए पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। देखो प्रेशर तो बहुत कम चेंज हो रहा है ना, स्लोली हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होगी, मतलब जिसके अंदर ना प्रेशर के अंदर बहुत कम ही चेंज हो और वॉल्यूम के अंदर अच्छा चेंज हो, ठीक है। तो ये अपनी क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है? थ्योरेटिकल प्रोसेस होती है। थ्योरेटिकल मीन्स जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और ये कैसी प्रोसेस है? इट इज़ ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है। हेयर प्रेशर चेंज इज वेरी माइन्यूट। प्रेशर चेंज इज वेरी माइन्यूट हम देख चुके ना पीवी डायग्राम से। अब हम बात करते हैं क्या? नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा? जो क्वेसी स्टैटिक नहीं होगी वो कैसी होगी? क्वेसी स्टैटिक। नॉन क्वेसी स्टैटिक होगी। इसके अंदर भी प्रेशर ऑफ गैसेज को फोर्स लगाएगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर पे, और एकदम से पिस्टन को मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्रेशर के अंदर अच्छा चेंज देखने को मिल जाता है, आप पीवी डायग्राम से देखें तो, ठीक है। नॉन क्वेसी स्टैटिक कैसी प्रोसेस है? प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। मान लो कोई दो प्रेशर गेज लगाए हुए हैं। अंदर का प्रेशर है 100 किलो पास्कल और बाहर का पिस्टन का प्रेशर भी कितना है? 100 किलो पास्कल है, और ये इक्विलिब्रियम में है। जब अपना होगा फास्ट एक्सपेंशन, तो जो पिस्टन के पास वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, वो एक्सपेंड करेंगे और उनका प्रेशर घट जाएगा, 30 पे आ जाएगा। लेकिन जो बैक साइड में है वो कैसे होंगे? उनका 90 के आसपास होगा। अगर हम बात करें स्लो एक्सपेंशन में, इसके अंदर प्रेशर के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जिसके अंदर ज़्यादा चेंज आएगा वो तो होगी नॉन क्वेसी स्टैटिक, जिसको हमने क्या बोला है? प्रैक्टिकल प्रोसेस बोला है। और जो होती है अपनी स्लो एक्सपेंशन होगा ना, वो होगी क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, जो कि थ्योरेटिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर प्रेशर का माइन्यूट सा चेंज होगा। तो यहाँ पे नोट, ये सीधे क्वेश्चन आएंगे अपने, जैसे नोट लिखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको आप अच्छे से याद रखो कि जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, मतलब फ्रिक्शन लेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होगी, वो कैसी प्रोसेस होगी? अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, अब आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज द मेन रीजन टू मेक एनी प्रोसेस टू बी इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन के कारण ही जो भी प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? प्रैक्टिकल प्रोसेस है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी है? थ्योरेटिकल प्रोसेस है। तो यहाँ से अपने को क्या पता लगता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। एग्जांपल क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हो अप टू द इलास्टिक लिगामेंट, वो वैसे वैसे करता रहता है ना। और फेज चेंज हो गया। फेज चेंज के अंदर हमने काम पे पढ़ा था, आइसोथर्मल में ही पढ़ा था कल। तो क्या है कि ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज
क्वेसी स्टेटिक प्रोसेस होती है। ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है? क्वेसी स्टेटिक, ठीक है। बट ऑल क्वेसी स्टेटिक प्रोसेस आर नॉट द आइसोथर्मल प्रोसेसेस। और एक लाइन और है यहाँ पे, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। all reversible process is quasi-static process but all quasi-static is not always the reversible process। यहाँ पे आपको एक बार और पढ़नी है सभी बातें। कौन सी बातें? ये वाली बातें। क्या है ये? फ्रिक्शन इज द मेन रीजन टू मेक एनी प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? प्रैक्टिकल है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? थ्योरेटिकल है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होती है। ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक but all quasi-static processes are not always in all isothermal. All irreversible process is quasi-static but all quasi-static is not always the reversible। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं। देखो दो अपने को छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से याद रखने हैं जो फॉर्मूला बेस है। एक आता है अपना गिव्स फेज रूल। इसका फार्मूला क्या होता है? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पे P क्या होता है? नंबर ऑफ फेज, मतलब कोई भी चीज़ें किस फेज में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है। सी क्या होते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट किसी चीज़ में है। और एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे भाई? P प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस टू। कौन सा फार्मूला है? गिव्स फेज रूल। फेज कितने, मतलब वाटर की स्टेट में, लिक्विड में है, बस सॉलिड और गैस में तो नहीं है ना, सॉलिड और आइस में तो नहीं है, लिक्विड में है तो वन आ गया। एफ आप निकालेंगे, एफ क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कंपोनेंट क्या है? वाटर है, एक ही कंपोनेंट है तो वन आ गया प्लस टू। एफ है, यहाँ से क्या निकल गया? टू। जैसे कि अगले में क्या है कि अपना दो स्टेट में लिया अपना, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे? नंबर ऑफ फेज मिलेंगे दो। कौन से? एक आइस एक वाटर। पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। फेज है दो, एफ निकालेंगे अपना, सी क्या है? वन। वन क्यों है? क्योंकि वाटर एक ही है। तो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू मिलकर क्या फ्रीडम क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीन, जहाँ पे फेस अपने तीन, वाटर वेपर में भी है, आइस में भी है और वाटर में भी है। कंपोनेंट एक ही है, वही वाटर। पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। थ्री प्लस एफ, और यहाँ पे एफ क्या हो जाता है? जीरो, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाता है। कहाँ पे? एट ट्रिपल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। यहाँ से याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट। अच्छे से याद करो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से अपने से ये पूछ सकता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? वो कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन। आप सभी को पता है ना टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। वैसे तो आप टेम्परेचर को सेल्सियस, फारेनहाइट, रूमर के अंदर भी मेजर करते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो अपना ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट पे? 273.16 केल्विन, या इसको 0.01 सेल्सियस बोल लो, या फिर 32.018 फारेनहाइट बोल लो। और प्रेशर क्या आता है ट्रिपल पॉइंट पे? 611.2 पास्कल। कितना? 611.2 पास्कल। या इसको 0.611 किलो पास्कल भी बोल सकते हो, या फिर 4.58 mm ऑफ Hg बोल सकते हो। Hg क्या होता है? पारा। पारा मीन्स मरकरी। 1 mm ऑफ Hg कितना होता है? 1 टोर के इक्वल होता है। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर को अब क्या लिख सकते हैं? 4.6 टोर, ठीक है। ये अपना गिव्स फेस रूल हो गया। इसका एक फार्मूला ही याद रखोगे, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सिस्टम। System is treated as uniformly distributed and having no empty space and no void present in the system। मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट क्या है? किसी भी चीज़ का मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं ना सिस्टम का, तो सिस्टम को आप ऐसे ट्रीट करते हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ना उनके बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस या खाली जगह नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? एक होता है कुंडन नंबर होता है, ठीक है। कुंडसन नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं केन से। ये किसके इक्वल होता है? मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पाथ। मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और कैरेक्टरिस्टिक्स पाथ को डिनोट करते हैं एल से। एल क्या आता है अपना? सिस्टम डायमेंशन से बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ बोल दो। अगर ये के एन की वैल्यू है 1% से कम या 0.01 से कम, तो वहाँ पे
क्या होगा, एल ज़्यादा होगा और लैम्डा कितना होगा, कम, मतलब कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट इज वैलिड। जब के एन की वैल्यू है 1% से कम तो वहाँ पे हो गया कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट वैलिड होगा। कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट विल फेल करेगा इफ़ के एन की वैल्यू है 1 से ज़्यादा, 1% से ज़्यादा या 0.01 से ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। एट वेरी हाई वैक्यूम और एट हायर एल्टीट्यूड इट विल फेल, ठीक है। दो हमने बातें की अब तक ना, गिब्स फेज रूल, वो क्या था, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2, और यहाँ पे हमने ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा वाटर के ना, वाटर का, और प्रेशर भी पढ़ा था, कितना था 611.2 और 4.6 टोर, या फिर अब क्या पढ़ा था हमने 0.16 किलो पास्कल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आइडियल गैस। आइडियल गैस होती क्या है, सबसे पहले अपने को ये समझना है। देखो 4 करेक्टरिस्टिक्स आइडियल गैस होने की। पहला क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा ना गैसीय मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या नेग्लेजिबल होगा। गैसेस क्या होंगी कहाँ पे, एट लो प्रेशर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल गैस के लिए ना गैसेज होंगी लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। याद रख लो इसको अच्छे से, आइडियल गैसेज कहाँ पे होती हैं, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस। द मैटर विच नेचुरली एग्जिस्ट एज गैसियस फॉर्म इज ऑलवेज टेकन एज आइडियल गैस। जो मतलब गैस नेचुरल फॉर्म में मिलती है ना, उसको आइडियल गैस बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। एयर इज टेकन एज, एयर को भी हम आइडियल गैस लेते हैं, और वाटर वेपर जो बन जाते हैं, जो अपने आप बनते हैं, उनको भी आइडियल गैस लेते हैं। लेकिन अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, जो स्टीम को हम कभी भी आइडियल गैस नहीं मानते जब तक उसको मेंशन नहीं किया जाता। और सातवां पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल शुड बी वेरी लेस देन दैट ऑफ सिस्टम डायमेंशन वैल्यूज। मतलब किसी सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है, उस गैस का मॉलिक्यूल ना बहुत ही कम होगा सिस्टम की डायमेंशन की वैल्यू वॉल्यूम के से, ठीक है। अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वो होती है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। P क्या है, प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर किसमें, पास्कल में। V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कितनी है, 314 जूल डिवाइड बाय किलो मोल डॉट केल्विन, ठीक है। क्या यूनिट है इसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, R बार इक्वल टू 8314 जूल डिवाइड बाय किलो मोल डॉट केल्विन, ठीक है। T है टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। और यहाँ पे N क्या होता है, N को अगर मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन N का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, मतलब N किसके इक्वल हो गया, M बाय कैपिटल M, ठीक है। और अगर यहाँ से आप देखें, क्या देखेंगे, अब यहाँ पे आ जाओ आप साइड में, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे PV इज इक्वल टू M R बार डिवाइड बाय M T। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये N था ना ऊपर, N की जगह पे अपन क्या लिखा है, M बाई M, कैपिटल स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल बाई कैपिटल M यहाँ पे लिख दिया हमने इसको N की जगह पे, ठीक है। तो ये लेकिन इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इसके R बार डिवाइड बाय M, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। और R क्या अपना करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है अपनी करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है जूल डिवाइड बाय kg केल्विन, किलोग्राम केल्विन, ठीक है। उसकी कितनी थी, जूल था ऊपर, उसके भी, इसके भी जूल है, देखो इसके भी जूल है ऊपर, है ना, इसके भी ऊपर जूल है, इसके भी ऊपर जूल है, ठीक है। इसके नीचे है किलो मोल, लेकिन इसके नीचे है kg, और केल्विन, केल्विन कॉमन है, मतलब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है किलो मोल, यहाँ पे है kg, ठीक है। और अगर हम बात करें एयर के लिए, वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एयर के लिए क्या होता है अपना करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, सबसे पहले ऊपर तो आपको क्या लिखना है, R बार 8314 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ एयर 29, तो कितना निकल के आएगा 287 जूल पर kg केल्विन, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ 8314 को 32 से डिवाइड करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन दो चीज़ें पढ़ी, R बार और R बार क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी 8314 जूल डिवाइड बाय किलो मोल केल्विन। और अगर आप बात करें R की, R क्या है अपना करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या थी, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। अब यही जो अपनी आइडियल गैस है PV इक्वल टू nRT को,
इसको हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं, वो भी किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। क्लोज सिस्टम वही होता है, कल अपन पढ़े थे, कौन सा होता है, कंट्रोल मास भी बोल देते हैं, नॉन फ्लो टाइप सिस्टम भी बोल देते हैं, जिसके अंदर मास रहता है अपना कांस्टेंट। ये लिखा भी हुआ देखो, पी इक्वल टू एम आर टी, सिस्टम इज क्लोज, मतलब कंट्रोल मास या नॉन फ्लो जिसके अंदर मास रहता है कांस्टेंट। आर भी कांस्टेंट अपने को पता है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये क्या रह गया, पी वी इक्वल टू एम आर, टी को नीचे ले आए, ये नीचे चला गया था, पी वी डिवाइड बाई टी आ गया, एम आर क्या है कांस्टेंट, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रह गया क्लोज सिस्टम के लिए। अब आप कल वाली जो प्रोसेस है ना, उनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक को क्या क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, जिसमें से वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो पी बाई टी हो गया किसके, कांस्टेंट के। और ये फार्मूला किसने दिया था, गे लुसैक ने दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये पूछ लेगा, पी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला किसने दिया था, गे लुसैक लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको फिर इनिशियल फाइनल पे ले लिया कि पी आई अपॉन टी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन टी एफ, ठीक है। ये तो था आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फार्मूला दिया था गे लुसैक ने। कैसे याद रखोगे, सी से स्टार्ट होता है कोरिक, जी से गे लुसैक, सी जी, ठीक है। दूसरी प्रोसेस अपनी आइसोबारिक है, आइसोबार का पता ही आपको, आइसोपेस्टिक भी बोलते हैं और कांस्टेंट प्रेशर भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ए बी सी डी, यहाँ पे आइसोबारिक का बी उठा लो और चार्ल्स का सी उठा लो, ए बी सी, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। और इनिशियल फाइनल के लिए वही बातें। और आइसोथर्मल के लिए क्या लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये किसने दिया था, बोयल्स लॉ ने। और कैसे याद करेंगे, आइसोथर्मल, थर्मल का टी उठा लो और बोयल्स का बी, टी बी। पहले वाले का क्या उठाया था, सी जी, मतलब आइसोकोरिक से गे लुसैक, और दूसरा का आइसोबारिक का बी उठाया था और नीचे चार्ल्स था, और इसका आइसोथर्मल का टी से बी बन गया बोयल्स लॉ। और इसमें भी इनिशियल फाइनल करके ऐसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे अपने को एक चीज़ याद रखनी है, ये लाइन देखो, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट। वी कैन से दैट isothermal process ideal gas equation will follow the equation of rectangular hyperbola. Isothermal process for an ideal gas is known as hyperbolic process, ठीक है। हाइपरबोलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, आइसोथर्मल वाले को बोलेंगे। अब अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वही होती है जिसके अंदर हीट का इंटरेक्शन कितना होता है, जीरो। और इसके साथ में हमने किसको पढ़ा था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को पढ़ा था, जिसके अंदर हीट इंटरेक्शन था, मिनिमम था। ये एडियाबैटिक था वो थ्योरेटिकल, लेकिन पॉलीट्रोपिक था प्रैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह के फार्मूले हम ड्राइव करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम इसको ही अच्छे से पढ़ना है अपने को, यहाँ से अपने डायरेक्ट पॉइंट बनते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो दोस्तों आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर से आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि व्हाट डज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स। तो क्या होता है, इफ ए बॉडी ए इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड अनदर बॉडी सी इज इन thermal equilibrium with B, then body A and C will also be in thermal equilibrium। चलो ये इसको समझते हैं इस फिगर से। ये कोई बॉडी A है, ये B के साथ में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये कोई बॉडी C है, ये B के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों है ना। तो A और C भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। और यही बोलता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली दो बातें हैं कि जीरोथ लॉ जो देता है गिव्स द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का, ये हमने देख लिया। इट ऑल्सो टेल्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में भी बताता है कौन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पढ़ते हैं आप थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी क्या आती है, एनी थर्मल प्रॉपर्टी विच चेंजेस कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग में चेंज करती है ना, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इस तरह की चीज़ों की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं। मेनली अपन 6 तरह के पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, रेजिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और दूसरा क्या है इनका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। पहला क्या है अपना
रेजिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर, नाम से पता चल रहा है कि इसकी थर्मोमीटर प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, और ये वर्क करता ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि उनके डेली यूज़ में सब्जेक्ट में होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी थर्मोकपल, ये काम करता है सीबैक इफेक्ट पे, और इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वोल्टेज या ईएमएफ बोल देते हैं। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव। तीसरी होती है अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप थर्मोमीटर, ये आइडियल। और चौथा है अपना कांस्टेंट प्रेशर टाइप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वोल्टेज, ठीक है। अगर है अपना लिक्विड टाइप थर्मोमीटर, जैसे अपना वगैरह हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है एचईसी होता है। एचईसी मतलब पारा होता है। दो तरह के होते हैं लिक्विड टाइप में, मर्करी टाइप ये इनके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है वॉल्यूम होती है। मर्करी हैज वेरी हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मर्करी इज अ शाइनी लिक्विड एंड नॉन मेटल। एल्कोहल टाइप थर्मोमीटर यूज टू चेक वेरी स्मॉल चेंज ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। अब बढ़ते लास्ट पायरोमीटर, ये आपने जरूर देखा होगा क्योंकि कोरोना टाइम में आपका जो भी टेम्परेचर मेजर करते थे ना, पायरोमीटर थर्मोमीटर से ही करते थे। कॉन्टैक्ट लेस थर्मोमीटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ होते थे। और इसके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी थी, रेडिएशन इंटेंसिटी। अब पर हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर स्केल की। ये अलग अलग स्केल हमने सुने हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट भी सुना होगा, र्यूमर नहीं सुना होगा आपने, है ना। 1954 से पहले तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर के अंदर टेम्परेचर मेजर करते थे। दो रेफरेंस पॉइंट रखते थे इसमें, एक आइस पॉइंट और दूसरा था स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। 1954 के बाद में केल्विन आया, जिसका क्या था अपना सिंगल रेफरेंस पॉइंट था, और इसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे ही काम करता है रेफरेंस पॉइंट। केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थर्मोमीटर। अब इसके देखो एक फार्मूला मैं बता देता हूँ आप, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी को भी निकाल सकते हो, मतलब किसी का भी टेम्परेचर निकाल सकते हो किसी भी टेम्परेचर के लिए। सेल्सियस का 0 पानी का 25 से 212, ह्यूमन का 0 से 80, केल्विन का 273 से 373, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्सियस का लिखेंगे, जो सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट, ये सभी ऐसे ही, ठीक है। उससे अपने को कोई भी दो इक्वेशन निकाले जिनके भी रेफरेंस, जैसे हमें सेल्सियस और पानी क्या सेल्सियस कन्वर्ट करना है, अगर फ़ारेनहाइट है क्या F-32 इंटू 5/9। इसी तरह से अपन अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, जैसे एक क्वेश्चन है ये, जैसे व्हाट इज फाइंड द टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट कोरस्पॉन्डिंग टू 10 डिग्री चेंज इन सेल्सियस स्केल। मतलब किसकी बात हो रही है, सेल्सियस के फ़ारेनहाइट की। तो इन दोनों का चेंज इन टेम्परेचर है। मान लो बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस के अंदर 100 होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212, है ना। और आइस पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है 0, और इसमें कितना होता है फ़ारेनहाइट में 32। इसके अंदर चेंज निकालेंगे, 100 इज इक्वल टू 180। 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो गया 1.8, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। अब अपना छोटा सा टॉपिक हो रहा है हीट एंड वर्क का, वो पढ़ते हैं। हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन, मतलब एनर्जी कैसे इंट्रैक्ट करेगी सिस्टम और सराउंडिंग के साथ में, उसके अंदर को पढ़ेंगे अब हीट एंड वर्क में। सबसे पहले अपने को एनर्जी का पता करना है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वो आप पहले पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे आपका डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी को दो भागों में बांटा है, एक है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, दूसरी है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब थोड़ी सी बड़ी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी 4 भागों में बांटी, पहली कौन सी है सेंसिबल, दूसरी कौन सी है लेटेंट, तीसरी कौन सी है केमिकल, चौथी कौन सी है अपनी न्यूक्लियर। सेंसिबल कौन सी होती है, एनर्जी ऐसी, और लेटेंट कौन सी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी मेटल। जैसे अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ना अपना पानी उबल रहा है, उसको स्टीम में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होगी लेटेंट। और केमिकल वाली जो भी एनर्जी रिलीज होती है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल से। न्यूक्लियर, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक के अंदर दो होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कौन सी होती है mgh, और काइनेटिक हाफ mv²। अब यहाँ पे सेंसिबल एनर्जी प्लस लेटेंट एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, तीनों मिलके क्या बन जाएंगी इंटरनल एनर्जी। मतलब ये चारों तरह की माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मिलके क्या बनाती है इंटरनल एनर्जी बनाते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक, मतलब यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डन की, है ना। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि बाउंड्री पर देखना हमारा वर्क। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क डन के अलग अलग फार्मूले बनेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और कहाँ पे हम वर्क को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे वर्क हम देख रहे हैं शाफ्ट पे, शाफ्ट किस गति से मूव करेगी, कितना टाइम में मूव करेगी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पावर किसके इक्वल होती है, पावर इक्वल होती है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क निकाल देंगे तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर किसके इक्वल है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम का टी हो गया, ठीक है। वर्क डन टी ओमेगा टी, टी है टॉर्क है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है टाइम। टॉर्क को मेजर करते हैं न्यूटन मीटर में, ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में, और टाइम को सेकंड में। अगर आरपीएम में दिया हुआ है तो आपको पता है कि ओमेगा के इसके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन 60 के। वर्क डन कितना हो जाएगा 2 पाई एन टी इंटू टी बाई 60। अगर रिवोल्यूशन दिए हुए हैं सिर्फ तो टाइम और बटे में 60 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 पाई एन टी इंटू टी। अगर आप बात करते हैं बाउंड्री पर, यहाँ पे अपने करंट की फॉर्म में वर्क निकालना है तो क्या निकालेंगे, वर्क टाइम क्या हो जाएगा पी इलेक्ट्रिक मतलब पावर इलेक्ट्रिक इंटू टाइम, वी इंटू आई इंटू टी। वी किसके इक्वल होता है आई स्केर आर के, रेजिस्टेंस फार्मूला से ओम्स लॉ से आई स्केर आर टी ये हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन क्यू एस अपन एम सी डी टी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये दूसरा लेक्चर था, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।